हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री के मॉडल सेट 3 हैं। आज मॉडल सेट 3 लेकर आ गए हैं। मॉडल सेट 1 और 2 हो गए हैं और फिजिक्स के भी 3 मॉडल सेट हो गए हैं। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप सभी सेट को देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से AK2 के। अगर इस 5 सेट को अगर आप भी पढ़ लेते हैं तो 400 प्लस मार्क्स आप भी ला सकते हैं। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस 5 सेट को पढ़ सकते हैं। और 10th का भी बैच स्टार्ट हो गया है 2 जनवरी से। तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर प्रोवाइड करें कि AK2 एजुकेशन पर 10th का भी बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि सुबह 7 बजे से चलता है। सुबह 7 बजे 10th का बैच चलता है, तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर से बताएं। और तो चलिए केमिस्ट्री के मॉडल सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 3 में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन की ओनियन वैकेंसी में आयोनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो ओनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिए गए हैं एफ सेंटर, ऑप्शन बी में टेट्राहेड्रल होल और ऑप्शन सी में दिए गए हैं ऑक्टाहेड्रल होल और ऑप्शन डी में दिया गया है ऑल। तो एनियन वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं, एनियन वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं उन्हें एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एफ सेंटर कहते हैं ओनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से सबसे प्रबल आक्सीकारक है। इनमें से सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन है? 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। तो निम्न में से प्रबल आक्सीकारक कौन सा है हमें बताना है। तो प्रबल आक्सीकारक जो सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है वह है KL सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जंग मिश्रण है। इनमें से जंग मिश्रण कौन है हमें बताना है। जंग मिश्रण कौन है? तो जंग मिश्रण कौन है इसमें से? तो जंग मिश्रण हो जाएगा Fe2O3 प्लस FeOH3 प्लस IE Fe2O3 इंटू XH2O हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंग मिश्रण यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल में अभिक्रिया की कोटि है। जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं 3, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 0। तो जल में अभिक्रिया की कोटि हमें बताना है। तो जल में जो अभिक्रिया की कोटि होती हैं वह 0 होते हैं। जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो 0 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन गंदगी को दूर करता है। साबुन गंदगी को किसके द्वारा दूर करता है? रिसोर्सर के द्वारा या अवशोषण के द्वारा या पाइसिकलर के द्वारा या नॉन। तो साबुन जो गंदगी को, साबुन से गंदगी साफ करते हैं तो वह पाइसिकलर के द्वारा दूर करता है। साबुन पाइसिकलर के द्वारा गंदगी को साफ करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाइसिकलर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपर पाइराइड का सूत्र है। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइड का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे सूत्र पूछा जाएगा। सूत्र पूछा जाएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CH3CN में CH3CN का IUPAC नाम है। CH3CN का IUPAC नाम क्या है? तो CH3CN का IUPAC नाम हम जब निकालते हैं तो इसका IUPAC नाम होता है एथिल नाइट्राइल। एथिल नाइट्राइल होता है। CH3CN का IUPAC नाम होता है एथिल नाइट्राइल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयल ऑफ मेराबेन, आयल ऑफ मेराबेन कहलाती है। आयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती हैं? तो आयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प आपके सामने है। आयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती हैं? तो आयल ऑफ मीराबेन ऑर्टियल अभिक्रिया कहलाती हैं। कॉर्टियल अभिक्रिया कहलाती हैं। आयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाते हैं? तो कॉर्टियल अभिक्रिया कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एमीन किससे व्युत्पन्न होता है। एमीन किसके व्युत्पन्न होता है? तो एमीन किसके व्युत्पन्न होता है हमें बताना है। CO2 का या यूरिया का या NH3 का या नॉन का। तो एमीन जो व्युत्पन्न होता है वह CO2 का व्युत्पन्न होता है। किसका व्युत्पन्न? तो CO2 का व्युत्पन्न होता है एमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O क्रिया बनाने में कितना समय लगता है? यह मिलकर जो क्रिया बनता है 2H2O, यह क्रिया बनने में कितना समय लगता है हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं 10 सेकंड, ऑप्शन बी में 10 के पावर माइनस 10 सेकंड, ऑप्शन सी में 100 सेकंड और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 10 के पावर माइनस 5 सेकंड। तो इस क्रिया को बनने में जो समय लगता है, इस क्रिया में जो समय लगता है 10 के पावर माइनस 5 सेकंड समय लगता है। 10 के पावर माइनस 5 सेकंड, अब आप समझ सकते हैं कितना सेकंड हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 5 सेकंड है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
कि 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है, 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है, तो फ्लोरीन का पीपीएम में सांद्रण होगी। तो फ्लोरीन का पीपीएम में सांद्रण क्या होगी? तो फ्लोरीन का जब पीपीएम में सांद्रण देखेंगे तो फ्लोरीन का पीपीएम में सांद्रण 250 हो जाएगा। कितना? तो 250 हो जाएगा फ्लोरीन में पीपीएम का सांद्रण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सबसे प्रबल लेविस अम्ल है, सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल लेविस अम्ल हमें बताना है कौन सा है, BF3 या BCl3 या BBr3 या BI3। तो जो सबसे प्रबल लेविस अम्ल है वह है BF3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श गैसों की जानकारी दी थी, आदर्श गैसों की जानकारी किसने दी थी? हमें बताना है आदर्श गैसों की जानकारी किसने दी थी, सैले ने या पाउलिंग ने या प्रिस्टले ने या हेनरी कॉनवेंडिस ने? तो आदर्श गैस की जानकारी किसने दी थी? तो आदर्श गैस की जानकारी सबसे पहले सैले ने दी थी। किसने दी थी? तो सीले ने दी थी आदर्श गैस की जानकारी, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? तो सीले ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोलाइडिसोल है, कोलाइडिसोल क्या है? कोलाइडिसोल है, हमें बताना है कोलाइडिसोल है। तो कोलाइडिसोल क्या है? वास्तविक विलयन या निलंबन या विषमांगी या समांगी? तो कोलाइडिसोल क्या है हमें बताना है। तो कोलाइडिसोल जो होता है वह विषमांगी होता है। क्या होता है? विषमांगी होता है कोलाइडिसोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइडिसोल विषमांगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि CH3COO से CH3COOH+C2H5OH अभिक्रिया के अणु संख्या क्या होगी? इस अभिक्रिया के हमें अणु संख्या बताना है। तो इस अभिक्रिया में जो अणु संख्या होगी वह क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4 विकल्प आपके सामने। तो इस अभिक्रिया में जो अणु संख्या होगी वह 3 होगी। क्या होगी? तो 3 होगी इस अभिक्रिया में अणु संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र जो होता है AgNO3 होता है। क्या होता है? तो AgNO3 लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं, क्रोमियम के जो लवण है वह रंगीन होते हैं। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक क्या है? सामान्य तत्व है या प्रारूपी तत्व है या संकर्मक तत्व है या लेंथेनाइड तत्व है? तो क्रोमियम के लवण जो रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक संकर्मक तत्व है। संकर्मक तत्व है तभी इसके लवण रंगीन होते हैं, नहीं तो रंगीन नहीं होते, इसलिए यह संकर्मक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत क्या है? 25, 50, 0, 75 दिया गया है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत हमें बताना है। तो जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर की प्रतिशत पूछा जाए तो 0 होता है। सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत पूछा जाए तो 0 होता है। आंख मूंद कर आप 0 मार सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है यह किसका मिश्र धातु है? Cu+Al का या Cu+Sn+Zn का या Cu+Zn+Ni का या Cu+Sn का? तो गन मेटल जो होता है, गन मेटल Cu+Sn+Zn का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो Cu+Sn+Zn का मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सी संकर्मक धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? इनमें कौन सा कर्मक धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है हमें बताना है। तो कौन सा कर्मक धातु है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं? फर्स्ट में दिया गया है आयरन और सेकंड में दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेनेडियम और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्रोमियम। तो जो संकर्मक धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वह क्या है हमें बताना है। तो जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वह है मैग्नीशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालने से विस्फोट का कारण है। KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालने से विस्फोट का कारण क्या है हमें बताना है। तो विस्फोट का कारण क्या है? तो Mn2O7 हो जाएगा। क्या है कारण? तो Mn2O7, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोराजोल का सूत्र होता है। हम सबसे पहले आपको बता दिए कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपसे सूत्र से पूछा जाएगा। तो
क्वेश्चन दिए गए हैं बोराजोल का सूत्र क्या होता है। तो बोराजोल का सूत्र क्या होता है हमें बताना है। तो बोराजोल का सूत्र होता है वह B3N3H6 होता है। क्या होता है, तो B3N3H6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CCl3 इंटू NO2, CCl3 इंटू NO2 है। CCl3 इंटू NO2 क्या है हमें बताना है। ब्लीचिंग पाउडर है या लॉफिंग पाउडर है या टीयर गैस है या फॉर्मिंग गैस है। तो जो CCl3 इंटू NO2 है यह टीयर गैस है। क्या है, तो टीयर गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि H3O9 में H3O9 में SS का बंधन की संख्या है। SS की बंधन की संख्या हमें से पूछा जा रहा है। तो SS, जब भी आपको SS में बंधन की संख्या पूछा जाए, SS में अगर बंधन की संख्या पूछा जाए तो SS में बंधन की संख्या हमेशा शून्य होती है। क्या होती है, तो शून्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 25 नंबर, अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक में प्रतिक्रिया कर देता है। अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर देता है। तो कौन अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर देता है। ऑप्शन ए में दिया गया है गहरा नीला अवक्षेप, ऑप्शन बी में श्वेत अवक्षेप और ऑप्शन सी में हरा अवक्षेप और ऑप्शन डी में दिया गया है भूरा अवक्षेप। तो इनमें से जो भूरा अवक्षेप अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर देता है, जो कि भूरा अवक्षेप है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है हमें बताना है। तो KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो KO2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1/2 होते हैं। क्या होते हैं, तो -1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हेबर विधि से निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है। हेबर विधि से किसे बनाया जाता है हमें बताना है। तो हेबर विधि से किसे बनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं NHO3, ऑप्शन बी में NH3 और ऑप्शन सी में दिए गए हैं H2SO4 और ऑप्शन डी में दिए गए हैं नॉन। तो जो हेबर विधि से बनाया जाता है वह NH3 को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, तो NH3 को बनाया जाता है हेबर विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्गन के खोजकर्ता है। आर्गन के खोजकर्ता कौन है। 4 विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए में रायले, ऑप्शन बी में रेमजे और ऑप्शन सी में दिए गए हैं कि कॉलैंड और लॉकयार और ऑप्शन डी में दिए गए हैं ए और बी दोनों। तो आर्गन के खोजकर्ता कौन है, तो आर्गन के खोजकर्ता है रायले। रायले ने आर्गन की खोज की। आर्गन के खोजकर्ता कौन है, तो रायले। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं। तो फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, 4 विकल्प आपके सामने है। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो फूल्स गोल्ड कहते हैं FeS2 को फूल्स गोल्ड कहते हैं। किसको कहते हैं, तो FeS2 को फूल्स गोल्ड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मैलेकाइट अयस्क है। मैलेकाइट अयस्क किसका है, तो मैलेकाइट जो अयस्क होता है वह तांबे का होता है। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको अभी तक PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, तो PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर आप बोल सकते हैं हमें PDF चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे AK2 एजुकेशन के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का 5-5 सेट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग 3 नंबर सेट पढ़ रहे हैं। इस तरह से 2 और सेट मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, समरी याद करने का ट्रिक, यह सभी कुछ बिल्कुल फ्री में सिखाया जा रहा है हमारे AK2 एजुकेशन के माध्यम से। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हो गया। आप 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि वह गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, वह कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। N2 या O2 या SO3 या PH3 है। तो वह कौन सी जल है, वह कौन सी जल गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो SO3 एक ऐसा गैस है, SO3 जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। SO3 गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक परमाणु गैस है। एक परमाणु गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है या हीलियम है या नाइट्रोजन या फ्लोरीन है। तो हमें बताना है एक परमाणु गैस कौन है।
तो एक परमाणु गैस जो होता है वह हीलियम होता है। कौन होता है? तो हीलियम एक परमाणु गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कौन है? CaO या CaCO3 या CaOH2 या CaCl3। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaOH2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि से होता है। किससे होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। फेन उत्प्लावन विधि से जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जिंक ब्लेड के जाड़र से प्राप्त होता है। जिंक ब्लेड के जाड़र से क्या प्राप्त होता है? ZnO या ZnCO3 या ZnSO4 या Zn। तो हमें बताना है जिंक ब्लेड के जारन से प्राप्त होता है। तो जिंक ब्लेड के जारन से जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है ZnSO4। क्या प्राप्त होता है? तो ZnSO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने बनाया? आवर्त सारणी किसने बनाया हमें बताना है। आवर्त सारणी किसने बनाया हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है डेबोनी, और ऑप्शन बी में मेंडलीफ, और ऑप्शन सी में मोसले, और ऑप्शन डी में नॉन दिया गया है। तो आवर्त सारणी किसने बनाया हमें बताना है। तो आवर्त सारणी जो बनाए वो थे मोसले ने आवर्त सारणी बनाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? जिंक ब्लेड से या मोनोजाइट से या हेमालाइटाइट से या नॉन से। तो रेडियम किससे प्राप्त होता है हमें बताना है। तो रेडियम जो प्राप्त होता है वह जिंक ब्लेड से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो जिंक ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉर्बिटल का आकार कैसा होता है। डॉर्बिटल का आकार कैसा होता है हमें बताना है। गोलिया या डम्बेल या डबल डम्बेल या नॉन होता है। तो डॉर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो जो डॉर्बिटल का जो आकार होता है वह डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? तो डबल डम्बेल होता है। डॉर्बिटल मतलब डबल डम्बेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर है। एवोगाड्रो संख्या बराबर है। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं 6.023 × 10⁻²४। ऑप्शन बी में दिया गया है 6.023 × 10⁻23। ऑप्शन सी में दिया गया है 6.023 × 10⁻−23, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 11.2। तो एवोगाड्रो संख्या बराबर जो होता है वह 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। किसके पास? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फुंडली का अधिशोषण समतापी वक्र है। फुंडली का अधिशोषण समतापी वक्र है। तो फुंडली का अधिशोषण जो समतापी वक्र होता है वह x/m = Kp⁻1/h के समतापी होता है। किसके पावर? तो x/m = Kp⁻1/h के समतापी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया जो है स्टार्च प्लस जल मिलकर माल्टोज बनाता है। माल्टोज को उत्प्रेरित करता है। तो इसमें एंजाइम क्या होगा? ऑप्शन ए में माल्टोस, ऑप्शन बी में जाइमेस, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं डाइस्टेस, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं इन्वेस्टर्स। तो हमें बताना है इसमें एंजाइम क्या होगा। हमें इसमें एंजाइम बताना है। तो इसका जो एंजाइम होगा तो इसका एंजाइम हो जाएगा डाइस्टेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि लवण सेतु में क्या भरा रहता है। लवण सेतु में क्या भरा रहता है हमें बताना है। KCl या KNO3। ऑप्शन बी में दिए गए हैं NH4NO2, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं AgAr, और ऑप्शन डी में ऑल दिया गया है। तो ऑप्शन डी में ऑल दिए गए हैं। हमें बताना है इसमें कि लवण सेतु में क्या भरा रहता है। लवण सेतु में क्या भरा रहता है? तो लवण सेतु में सभी भरा रहता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल में अभिक्रिया की कोटि है। जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है हमें बताना है। 0 1 2 3 4 विकल्प आपके सामने है। तो जल में जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह शून्य होती है। क्या होती है? तो शून्य होते हैं जल में अभिक्रिया की कोटि।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी का मान क्या होता है हमें बताना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी का मान क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी का मान 0.693 गुणित बाई के 0.693 बाई के होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहजात गुण नहीं है। सहजात गुण कौन नहीं है हमें बताना है। इनमें से सहजात गुण कौन नहीं है। हिमांक का अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन, सापेक्षिक दाब का अवनमन या प्रकाशीय सक्रियता। तो इसमें जो सहजात का गुण नहीं है हमें बताना है। नहीं है तो प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, नहीं तो अगर कौन है तो यह तीनों हो जाएगा, और कौन नहीं है तो प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है हमें बताना है। तो चालकत्व का सेल का जो सेल स्थिरांक होता है वह L/A होता है। क्या होता है, तो L/A होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 0.684 ग्राम सुक्रोज 0.684 ग्राम सुक्रोज का 250 ग्राम जल में के बिलियन में 250 ग्राम जल में बिलियन है। तो इस बिलियन में सुक्रोज की मोललता होगी। तो इस बिलियन में हमें सुक्रोज की मोललता बताना है। तो इस विलयन में सुक्रोज की मोललता क्या होगी। तो मोललता का जो सूत्र होता है मैं आपको बता दूं, मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के आयतन लीटर में। अब इस फार्मूला पर अगर हम निकालेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.008 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। इनमें से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है हमें बताना है। तो इनमें से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। ईथर या एसीटोन या एथिलीन ग्लाइकोल या ऑल होता है। तो एंटी फ्रीज का जो काम करता है वह एथिलीन ग्लाइकोल होता है। क्या होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण क्या है। तो बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण हमें बताना है। ऑप्शन ए में घनत्व, ऑप्शन बी में द्रव्यमान, और ऑप्शन सी में क्वथनांक उन्नयन दिया गया है, और ऑप्शन डी में ताप दिया गया है। तो बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण क्या है। तो बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म का जो उदाहरण होता है क्वथनांक उन्नयन होता है। क्या होता है, तो क्वथनांक उन्नयन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विलयन जिसमें प्रसरण ताप समान ताप पर समान होते हैं। विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वह क्या कहलाते हैं। समान ताप पर समान होते हैं, समान दाब पर समान ताप होता है, तो वह क्या कहलाते हैं हमें बताना है। तो वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं संप्रासारी। संप्रासारी कहलाते हैं। समान दाब पर समान ताप होता है तो संप्रासारी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HCl एवं H2O के लिए HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा। तो HCl एवं H2O में के स्थिर क्वाथी मिश्रण में हम देखेंगे तो इसके स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो होता है वह 20.2% HCl होगा। क्या होगा, तो 20.2% HCl होगा, 20.2%। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल की मोलारता क्या होगी। इसका मोलारता का भी सूत्र होता है। तो इस सभी का सूत्र मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। इसके पहले वाले सेट में मैं सभी का सूत्र बता दिया हूँ। तो इसका मोलारता का सूत्र क्या होगा। तो इसके मोलारता का सूत्र से हम शुद्ध जल की मोलारता निकालेंगे तो 55.55 हो जाएगा, 55.55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है। विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या कहलाता है। मोलारता या मोललता या निर्मलता या घनत्व। तो जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह मोललता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। जो ताप पर निर्भर नहीं करता है मोललता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन प्लस HNO2 एसिड है, जो कि X हो तो X है। HNO2 एसिड है से X हो तो X है। तो X क्या है हमें बताना है। तो X क्या हो जाएगा, तो X हो जाएगा एल्कोहल। X क्या हो जाएगा, तो एल्कोहल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दर्पण बनाने में प्रयोग होता है। दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में एल्डिहाइड, ऑप्शन बी में एल्कोहल, और ऑप्शन सी में कार्बोक्सिक अम्ल, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं क्लोरोफॉर्म। तो दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो दर्पण बनाने में जो प्रयोग होता है एल्डिहाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, तो एल्डिहाइड का प्रयोग होता है दर्पण बनाने में जो प्रयोग होता है एल्डिहाइड का प्रयोग होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है। इनमें से किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है हमें बताना है। तो केनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो केनिजारो अभिक्रिया जो होती है HCHO के साथ होती है, HCHO के साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, एसीटोन का नाम बताना है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है मेथेनॉल या एथेनॉल या प्रोपेनॉल या एथेनॉल। तो मैं IUPAC प्रणाली में एसीटोन का जो नाम है वह होता है प्रोपेनॉल। क्या होता है, तो प्रोपेनॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल क्या है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं टालविन, ऑप्शन बी में बेंजोइक अम्ल और ऑप्शन सी में फिनॉल और ऑप्शन डी में एसिटिक अम्ल दिया गया है। तो कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल जो होता है वह क्या है, तो कार्बोलिक अम्ल एक प्रकार का फिनॉल होता है। कार्बोलिक अम्ल फिनॉल होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है। जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है हमें बताना है। तो जल में कौन अत्यधिक विलेय है हमें बताना है। तो जल में जो अत्यधिक विलेय होता है वह कौन सा है, तो जल में अत्यधिक विलेय होता है वह टॉर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल होता है। जल में अत्यधिक विलेय कौन होता है, तो टॉर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसे आइल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है। किसे आइल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो किसे आइल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, फिनाइल बेंजुएट की, फिनाइल एसीटेट की, फिनाइल साइनेट की, मिथाइल एसीटेट का बताना है किसे आइल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है। तो आइल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है मिथाइल एसीटेट को, मिथाइल सैलिसेट को आइल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है। क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है हमें बताना है। तो क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में जो बनाता है वह बनाता है फास्जीन। क्या बनाता है, तो फास्जीन बनाता है क्लोरोफॉर्म वायु तथा हवा की उपस्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUPAC नाम से पहले ही आपको बता दिया, IUPAC नाम से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो क्वेश्चन दिया गया है कि Na3CONH26 का IUPAC नाम क्या होगा। Na3CONH26 का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा हमें बताना है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा सोडियम हेक्सा नाइट्रोकार्बोटेट, सोडियम हेक्सा नाइट्रोकार्बोटेट 3, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बीबीए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CuSO4 अमोनिया में घुल कर बनाता है। CuSO4 अमोनिया में घुल कर क्या बनाता है, तो CuSO4 जो है अमोनिया में घुल कर जो बनाता है वह बनाता है CuNH3,4SO4, CuNH3,4SO4 बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है। हेलो एल्केन का हमें सामान्य सूत्र बताना है। तो हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है हमें बता देना है। तो हेलो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+1x हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CnH2n+1x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि FeCO5 में Fe तथा CO के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण है। FeCO5 में Fe तथा CO के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण क्या है। प्रेरक प्रभाव या अनुनाद या चिल्लेट प्रभाव या सिनेरिक प्रभाव होता है। तो हमें बताना है FeO5 में Fe तथा CO के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण बताना है। तो इसके में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण होता है वह सिनेरिक प्रभाव होता है। क्या होता है, तो साइनेरिक प्रभाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होता है, साइनेरिक प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि FeSO4 को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। FeSO4 को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है हमें बताना है। तो FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है SO2 + SO3। क्या प्राप्त होता है, तो SO2 + SO3 दोनों प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है। FeSO4 × NH4 2SO4 × 6H2O का रंग है, इसका रंग कैसा होता है।
तो इसका जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है। किसका होता है, किस तरह होता है, तो सफ़ेद होता है इसका रंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या उभयधर्मी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वह उदासीन होता है। क्या होता है, तो उदासीन होता है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि SF4 अणु की संरचना क्या है। SF4 अणु की संरचना क्या है, चार विकल्प आपके सामने है। SF4 अणु की जो संरचना होती है वह त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और इस हमारे चैनल के माध्यम से 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं, तो पांचों सेट को जाकर पढ़ लीजिए, पांचों सेट जाकर पढ़ लीजिए। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो पांचों सेट जरूर पढ़ लीजिए। और आपके अपने छोटे भाई बहन जो कि 10th में है और 2023 में उसका बोर्ड एग्जाम है, उन सभी लोगों के पास यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि 2023 वाले स्टूडेंटों के लिए क्लास भी स्टार्ट हो गया है, जो कि सुबह 7 AM से चलता है। 7 बजे सुबह क्लास चलता है। 10th के स्टूडेंट के लिए क्लास सुबह 7 बजे चलता है और 12th के लिए शाम 7 बजे चलता है। और सब्जेक्टिव का क्लास 12 बजे से चलता है। तो आप लोग बोलिए मत। और आपको बताएं, अपने छोटे भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हिंदी इंग्लिश का बहुत ही हैवी क्लास आने वाला है। इसके बाद कल बायोलॉजी का होगा, उसके बाद जो हिंदी का क्लास होगा वह बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। तो इसके लिए वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।